वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम आपके साथ क्लास 12th बायोलॉजी के यूनिट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के दूसरे चैप्टर इकोसिस्टम का आखिरी एमसीक्यूज सीरीज़ का लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे आने वाले किसी भी प्रकार के वीडियोस का PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ से फ्री में आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 1 से लेकर 49 तक 49 तक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं 50 नंबर से। पहला क्वेश्चन है, वह जीव जो दूसरों के कारण भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परजीवी। ध्यान रखिएगा, परजीवी हो, परभक्षी हो, कीटाहारी हो, सहजीवी हो, ये सभी दूसरे पे ही डिपेंड होते हैं। सहजीवी में ज़रूरी नहीं है भोजन के लिए हो, किसी दूसरे तरीके से भी हो सकता है। लेकिन ये जो 3 है इसमें दूसरे पे डिपेंड है। लेकिन जो हमारा परफेक्ट और सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर होगा वो पहला होगा, परजीवी। ठीक है, चलिए अगला शुरू करते हैं। जैव विविधता का तप्त स्थल कौन सा है? इस क्वेश्चन को करने के पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि जैव विविधता का तप्त स्थल होता कौन सा है। तो जैव विविधता का मतलब होता है जीवों में पाए जाने वाली विविधता। ठीक है, जितने अधिक प्रकार के जीव पाए जाते हैं वहाँ विविधता उतना ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसका तप्त स्थल हिंदी इंग्लिश होता है हॉट स्पॉट। अब इसका हॉट स्पॉट कौन सा एरिया होता है? तो वो वैसा एरिया होता है जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आपको पता है जीव जंतु तो ऑलमोस्ट सभी जगह हैं, लेकिन जिस जगह पे ये सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे उसे क्या बोलेंगे? जैव विविधता का तप्त स्थल या हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब थोड़ा ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अरावली, दूसरा है पूर्वी घाट, तीसरा है पश्चिमी घाट और चौथा है भारतीय गंगा का मैदान। ठीक है, तो इसके आंसर के पहले एक बात आप लोग जान लीजिए कि जो भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट होते हैं ना, वो पाए जाते हैं जिसका नाम मैं एक एक करके बता रहा हूँ। पहला है इंडो वर्मन रीजन, दूसरा है हिमालयी क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी घाट और श्रीलंका, चौथा है सुंडालैंड। ये 4 ऐसे जगह हैं जो भारत के हॉट स्पॉट में आते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये भारत के निचले हिस्से का कुछ मैप है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे ये वाला, ये होता है पूर्वी घाट और ये होता है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो आपने अगर ध्यान से सुना होगा जो 4 मैंने हॉट स्पॉट नाम बताए उसमें पश्चिमी घाट का नाम था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। हॉट स्पॉट के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1988 में। किनके द्वारा? तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, और जो इसकी सूची बनाई गई थी उसके हिसाब से ही भारत में 4 हॉट स्पॉट के एरिया हैं जिनका नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड निर्माण में भाग नहीं लेता है? तो ऑप्शन ध्यान से देखेंगे। शुष्क भार बिल्कुल लेता है, भार के हिसाब से आप पिरामिड बनाते हैं। व्यष्टियों की संख्या, इसके हिसाब से भी संख्या का भी पिरामिड बनता है। ऊर्जा प्रवाह की दर, ये भी ठीक बात है, ऊर्जा के लिए भी पिरामिड बनाते हैं। चौथा है ताज़ा भार, ये नहीं होगा क्योंकि ताज़ा भार का कोई भी पिरामिड नहीं बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 53 नंबर क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल वनों में कुछ जातियों की विलुप्ति का मुख्य कारण क्या है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन, दूसरा है एफॉरेस्टेशन, तीसरा है पोल्यूशन और चौथा है मृदा क्षरण। ध्यान रखिएगा, मृदा क्षरण हो चाहे पोल्यूशन हो चाहे डिफॉरेस्टेशन हो, सब में प्रजातियों की विलुप्ति का खतरा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि ट्रॉपिकल वनों में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिफॉरेस्टेशन। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अभी विलुप्ति का कारण बना हुआ है वो हुआ है डिफॉरेस्टेशन। मतलब क्या कर रहे हैं हम? निर्वनीकरण, जंगलों की कटाई कर रहे हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 16 वन पाए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं एक एक करके। पहला है उड़ीसा के पूर्वी तट, दूसरा है उत्तरी पूर्वी हिमालय में, अगला है पश्चिमी घाट
केरल में, और चौथा ऑप्शन है दक्षिण के पठार में। तो याद रखिएगा 16 जो वन है ना वो सदाबहार जंगलों में ही पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। आप याद रखिएगा 16 वन आप कह सकते हैं केरल हो गया, पश्चिमी घाट कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहीं नीलगिरी दिया गया हो वो भी ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी दिया गया हो ये भी ठीक है। इन सभी जगहों पे भी 16 वन पाए जाते हैं, और ये सभी जगह किधर हैं? तो पश्चिमी घाट के ही आसपास या उसका हिस्सा है। 55 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है, कंट्रोल करने वाला, तो शिकार होता है, ठीक है। शिकार करना एक इसका कारण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन तालाबीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर काम करता है? मेंढक, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और मछली। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मछली। मछली जो है वो 2 लेवल पे काम करती है, जैसे सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, इसके बाद से जूप्लैंक्टन, उसके बाद से आप ले सकते हैं कि छोटी मछली जो शाकाहारी होती है, जूप्लैंक्टन नहीं फाइटोप्लैंक्टन से लीजिए, फाइटोप्लैंक्टन के बाद से छोटी मछली जो शाकाहारी होती है, उसके बाद से बड़ी मछली जो मांसाहारी होती है। तो आप देख रहे हैं मछली तो दोनों है ना जी, शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी, मछली ही तो है, ऐसा थोड़ा है कि शाकाहारी मछली कुछ और हम कहते हैं। तो इस तरीके से शाकाहारी मछली और मांसाहारी मछली अलग अलग लेवल पे है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मछली तालाबीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर काम करती है, कार्य करती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर मतलब क्या? राम जी घोड़ा। तो ग्रास हॉपर को अगर ध्यान से देखेंगे तो ग्रास हॉपर कहाँ रहता है? घास पे रहता है। उसका मुख्य आहार क्या है? तो नरम घास ही है उसका मुख्य आहार। इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। ग्रास हॉपर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। 58 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये क्वेश्चन तो सबसे बन जाना चाहिए, ये नहीं बनता है मतलब आपसे पारिस्थितिकी थोड़ा भी पढ़ा ही नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला का ऊर्जा का प्रवाह होता है, हमेशा एक दिशा में होता है, 2 दिशा में नहीं हो सकता है। जैसे घास को खाएगा मेंढक, मेंढक को खाएगा सांप, ऐसा थोड़ा हो सकता है कि फिर सांप को वापस मेंढक खा रहा है। इसलिए ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक दिशीय। 59 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पारितंत्र है वन का, तालाब का, समुद्री पारितंत्र और घास स्थल पारितंत्र। तो समुद्री पारितंत्र आपको पता है कि पूरा 2/3 तो समंदर है। तो इस तरीके से सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा होता है? तो समुद्री पारितंत्र। 60 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र से अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो अपघटक देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी एक श्रृंखला को आप नष्ट करते हैं तो पूरी पारिस्थितिकी तंत्र पे उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन किस प्रकार से पड़ेगा अगर अपघटक नहीं रहेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। खनिज एक श्रृंखला से एक स्तर से दूसरे स्तर तक नहीं पहुँच पाएंगे, इस वजह से इनका अपघटक का होना जरूरी है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? ये आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपसे बन जाना चाहिए। जैवभार, शुष्क और संख्या ऊर्जा 4 दिया गया है, आप अपने से बना लेना। चलो फिर भी बता देते हैं। ऊर्जा का पिरामिड है, ये कभी उल्टा नहीं हो सकता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सही होता है। 62 नंबर, उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत्य होता है। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन पढ़ के आपको हंसी आ गई होगी और 62 नंबर क्वेश्चन बन नहीं रहा होगा। क्वेश्चन है, उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत्य होता है, तो ऊर्जा ही सत्य है, दुनिया में ऊर्जा ही सत्य है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऊर्जा का पिरामिड। 63 नंबर क्वेश्चन है, अपघटक होते हैं, क्या होते हैं? तो विषमपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक उत्पादक है? ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, कौन वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक उत्पादक है? पहला ऑप्शन है वेलिसनेरिया, स्पाइरोगाइरा, टेक्टोना और निम्फिया। ये तो अजीब सा हालत हो गया, चारों में से कोई भी नाम आपने नहीं सुना होगा। चलो मैं बताता हूँ, वेलिसनेरिया है, चाहे स्पाइरोगाइरा है, चाहे निम्फिया है। एक इस 3 में ना खास बात है कि ये जलीय घास है, मतलब कोई जलीय फूल है तो कोई जलीय घास है तो कोई क्या है? तो शैवाल है। समझ आ रहा है? लेकिन जल से इनका सीधा सीधा संबंध है।
अब आप कहेंगे जल में जंगल थोड़े होगा, नहीं हो सकता है। और यहाँ वन पारिस्थितिकी तंत्र पूछा हुआ है, तो एक बच गया शी, तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्टोना, क्योंकि टेक्टोना जो होता है बड़े बड़े पौधे होते हैं इनके, तो इसका आंसर हो जाएगा शी। 65 नंबर क्वेश्चन है, संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष के पिरामिड कैसा होता है? बताना है इसका आंसर, सीधा, तिरछा, उल्टा और इनमें से कोई नहीं। ये हम क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, इस बार सीरियसली आपके लिए छोड़ रहे हैं, अभी बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा इसका आंसर अगर ढूंढना हो तो अगर पीछे का पहला और दूसरा लेक्चर आपने देखा होगा ना, तो इसमें सीधे सीधे इसका आंसर दिया गया है, तो या तो आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। 66 नंबर है, तालाबीय पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ी मछली क्या होती है? सबसे बड़ी मछली क्या होती है? तो सबसे छोटा घास मतलब फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद से शाकाहारी है या जू प्लैंक्टन कह सकते हैं, फिर छोटी मछली है, फिर बड़ी मछली है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता, क्योंकि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है। मैं कोई कहावत नहीं कह रहा हूँ, ये वास्तव में सच भी है, ऐसा होता है। इसलिए बड़ी मछली क्या हो जाएगी? तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगी। 67 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, एक ही तो स्रोत होता है, क्या बताएंगे इसमें? वो कौन सा होता है? तो सूरज का प्रकाश। देखिए ना, ऑप्शन भी कट गया, तो आंसर लिख लीजिएगा सूरज का प्रकाश। 68 नंबर क्वेश्चन है, वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है, तो एक ही तो है, ऊँट। देखते हैं पूरा जंगल में कोई नहीं जाता, वहाँ ऊँट महाराज जी घूमते रहते हैं पूरे दिन पूरे रात, कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर हो जाएगा बी, मतलब ऊँट। 69 है, मूल रोम किसमें नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, पहले ये समझिए मूल रोम किसमें होता है, जब ये समझ जाएंगे तो ये भी आ जाएगा किसमें नहीं होता है। तो मूल रोम किसमें होता है? तो वैसे पौधों में होता है जिनको जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है और वहाँ जल की उपलब्धता कम है, तो उसमें बड़े बड़े रोम पाए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल सोख सके। इसका मतलब है कि जो जलीय पौधा होगा उसमें मूल रोम नहीं होगा, क्योंकि तो खुद ही जल में, उसको जल की कमी कहाँ है कि मूल रोम की उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो आंसर हो जाएगा पहला, जलोद्भिद, इसमें किसी प्रकार का मूल रोम नहीं पाया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है किसमें? बताइए बुआ। तो आंसर होगा उत्पादक में, क्योंकि आपको पता है कि जब खाद्य श्रृंखला में आप एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाएंगे तो पहले से दूसरे तक सिर्फ कुल ऊर्जा का 10% ही ट्रांसफ़र होता है, ओनली 10% ट्रांसफ़र। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप लेवल आगे बढ़ाते जाएंगे ऊर्जा वैसे वैसे कम होते जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक। सबसे पहले वाले में घास में सबसे ज़्यादा ऊर्जा संचित होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, किस पारितंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो इसका हो जाएगा वर्षावन। 72 वायुमंडलीय आर्द्रता को किस में मापा जाता है? याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे हो कर लीजिए। हाइग्रोमीटर एक यंत्र है जिससे आप आर्द्रता को माप सकते हैं। 73 सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है, तो ये क्लास में सीधे सीधे डिस्कस किया गया है, चट्टान है। अगला है, स्तरीकरण पाया जाता है, तो वर्षा वनों में पाया जाता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वन में। ये भी क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, आपने देखा होगा तो याद होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसको ख़त्म करने के बाद देखिएगा। 75 खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक आबादी किसकी होती है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? उत्पादक की होती है। जिनने भी अच्छे से क्लास पढ़ा है ना, उनको दिक्कत नहीं हो रहा होगा इन सब क्वेश्चन में। 76 नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सघन वनों का कारण क्या है? तो कारण ये है कि वहाँ वर्षा अधिक होती है और वहाँ तापमान भी अधिक होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, अधिक वर्षा और अधिक तापमान। 77 नंबर क्वेश्चन है, जलीय पारितंत्र में ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? तो भाई साहब, ऊर्जा पिरामिड किसी भी पारितंत्र में हमेशा सीधा होता है। ये जलीय लिख के ना कन्फ्यूज़ कर रहा है। आंसर हो जाएगा ए, हमेशा सीधा। 78 क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किन्हें जाता है? बताइए बउआ आप सब लोग। इसका आंसर हो जाएगा टॉन्सली। 69 है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? ये सब क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, लेकिन आया तो बना दो। उत्पादक होते हैं।
80 निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला सही है, ये क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा। तो क्या फ़ायदा पढ़ने का, घास होती घास है, घास के बाद बकरी और बकरी के बाद शेर, ये इसका सही है। घास के बाद गेहूँ थोड़े होता है, गेहूँ के बाद आम थोड़े होता है। गेहूँ कभी घास को खाएगा, आम कभी गेहूँ खाएगा, नहीं खाएगा, तो ये गलत हो गया। मछली कभी घास को खाएगी, खा लेती है, लेकिन बकरी मछली खाती है तो नहीं खाती है, ये भी नहीं होगा। गाय बकरी खाती है क्या, नहीं खाती है। अरे कैसा कैसा ऑप्शन दे रखा है। तो आंसर क्या होगा, बी, घास फिर बकरी फिर शेर। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, क्लियर होगा। आज इकोसिस्टम का ये आखिरी एमसीक्यू का वीडियो था। अब अगले दिन अगले किसी दूसरे चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू आपके साथ शुरू करेंगे। दूसरे क्या, जो इसके बाद से बायोलॉजी का चैप्टर है जैव विविधता और संरक्षण, उसके एमसीक्यू सीरीज को हम शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।